Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal and this video is going to be part 2 of alternative dispute resolution. आप लोगों को पता है कि हमने आर्बिट्रेशन खत्म कर लिया था। हमने दो फॉर्म्स ऑफ लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, विच वाज एडवर्सरियल सिस्टम एंड इन्क्विजिटोरियल सिस्टम। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आई विल पुट दैट वीडियो। ओके, गो फर्स्ट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो आज की क्लास में आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। वी गोइंग टू डू मीडिएशन। मीडिएशन एक अनदर पार्ट है इसका, अलग ही सेगमेंट है एडीआर का। वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जस्ट लाइक आर्बिट्रेशन, बट आर्बिट्रेशन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साइड पर है, बहुत ज्यादा फॉर्मल साइड पर है। मीडिएशन इतना फॉर्मल साइड पर नहीं होता। तो द प्रीवियस क्लास हमने बाल्को वर्सेस फाइजर वाला केस देख लिया था। ये दो छोटे छोटे और केसेस देख लिए थे। आगे बात करें मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन में अदर मेथड है मीडिएशन। आपके देखते हो आर्बिट्रेशन में मैंने दो पार्टीज ले ली, ए और बी। वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हैं, राइट। वो बोल रही हैं कि यार हम इस चीज पर हमें कुछ काम करना है और इसके लिए मेरे को ये मैटर को सॉर्ट करवाना है, ठीक है। और मेरा ये डिस्प्यूट चल रहा है और इस डिस्प्यूट पर हमें काम करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं दोनों की कंसेंट की सहमति से। सी पार्टी हमने अपॉइंट कर ली जो है आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर क्या करेगा, इनके डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा। अब आर्बिट्रेटर कैसे इनके डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा कि वो थोड़ा सा इंटरवीन करेगा। राइट, दो वर्ड्स होते हैं, अगर हमने पॉल साइंस में भी सुना, इंटरवीन और इंटरफेयर। इंटरफेयर यूजुअली हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इफ यू आर इंटरफेयरिंग इन समवन एल्सेस, आई वुड से लाइफ, पर्सनल स्फेयर, दैट वुड बी इंटरफेयर। हाउएवर इफ आई से that if there is any communal violence that is broken out in the country, okay, and the state needs to stop it, state मतलब the government needs to stop it। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वीडियो में आपने देखा होगा स्टेट और गवर्नमेंट का, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। बट अगर आपने वो चीज नहीं देखी अब तक तो आई सजेस्ट एक बार उसको भी देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। मेजर क्रक्स पॉलिटी एंड ऑल, ओके। स्टेट इज गोइंग टू हेल्प, राइट, इन रिजॉल्विंग द पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट इज गोइंग टू इंटरवीन, स्टेट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। क्यों? क्योंकि स्टेट इंटरवीन का होता है पॉजिटिव सेंस में, मतलब, ठीक है। ये बंदा क्या आता है, ये इंटरवीन करेगा मैटर में और इंटरवीनिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और वो एक सोल्यूशन देगा, राइट। लेकिन मीडिएटर क्या होता है, मीडिएटर में जैसे मैं आपको बात करूं, ये बात हुई थी अभी रिसेंटली, मीटिंग हुई थी ट्रम्प की और व्लादिमीर पुतिन की, राइट। दिस मीटिंग टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया, right, and Saudi Arabia was mediating it, right. And in the same way, if you talk about some meeting which is taking place, which is being taken place between Israel and between Gaza, right, very recent meeting that took place, right, in order to solve the whole Palestinian issue। उस केस में तुमने क्या लिया था, कतर ने मीडिएट करा था। मीडिएशन इज व्हाट, मीडिएशन इज देयर आर टू पार्टीज एंड द अदर पार्टी विच इज नोन एज अ मीडिएटर, which is of course appointed by both the consent of both of these party। वो क्या होता है, वो बीच में होता है एंड वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट को, वो हेयर करता है और वो अपने आप से जजमेंट को डिलीवर नहीं करता, राइट। हाँ, लेकिन इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो क्या करता है, वो जजमेंट को डिलीवर कर देता है। एंड आर्बिट्रेटर ऑफ कोर्स एक्ट्स एज एन इंटरवीनर, जैसे कंसिलिएटर करता है। अब मैं आपको मतलब समझाऊंगी, क्वेश्चंस आते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स फॉर लीगल स्टडीज, राइट, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इफ यू हैव टेकन। In that case also, one of the most favorite questions of CBSE is list out the differences between mediation and conciliation. So this is one of the differences, right? And apart from that, it could also be between arbitration and conciliation. So there are a lot many differences that come out, right? Even similarities is also one of them. Okay, तो देखेंगे मीडिएशन मोर फॉर्मल है देन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, दिस पर्टिकुलर टॉपिक नेगोशिएशन, ये भी एडीआर का पार्ट है। नेगोशिएशन इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है, बट अगेन जब ये आगे आया है टर्म, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेगोशिएशन क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेप होता है एडीआर में घुसने का, राइट। मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को लिटिगेशन के थ्रू मैटर को सॉल्व नहीं करना, लेकिन मेरे को ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से अपने मैटर को सॉल्व करना है, राइट। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट गो में, अगर मेरा डिस्प्यूट किसी ए पार्टी के साथ है, राइट, आई एम बकुल, ओके, किसी ए पार्टी के साथ मेरा डिस्प्यूट चल रहा है एंड हम बोल रहे हैं कि यार हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लिटिगेशन तो नहीं कर रहे, बट हाँ, हम ना मीडिएशन के लिए जाते हैं। अब मीडिएशन से पहले एक फर्स्ट स्टेप आएगा जो हर आर्बिट्रेशन या फिर इनफैक्ट हर एडीआर से पहले का होता है, दैट इज नेगोशिएशन। Negotiation is that without appointing any particular party from outside, we are talking to each other, right? And we are understanding each other's problems, right? Rights, obligations, and other kinds of things. दो बंदों के बीच में बात है। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना नेबरहुड वाले राइट्स, राइट, नेबरहुड वाली ओनरशिप वाले इश्यूज, यहाँ पर मीडिएशन बहुत ज्यादा चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, ए और बी है, राइट, दोनों के घर बिल्कुल साथ साथ हैं, एक बस फेंस से ही ये भाई इनके घर सेपरेटेड है।
ए में जो एक ट्री है, राइट, उस ट्री की लीव्स बी के गार्डन में गिरती रहती हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन, राइट। एंड ये क्या कर रहे हैं, दोनों में चलता है झगड़ा। पेड़ को काटो बी बोलता है, राइट, ए को। ए ऑफ कोर्स नहीं काटेगा, बोलेगा मेरी टेरिटरी में जो भी हो, मैं तो उसको नहीं काटने वाला। इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एक नेगोशिएशन वाली चीज आएगी इधर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों को बोलोगे कि एडीआर जाने से पहले तुम्हें नेगोशिएट करना है, ताकि ऑफकोर्स किसी का मैटर, ये जो मैटर है, इसे पेंडेंसी ना बढ़े। ऑलरेडी मैटर्स तो चल रहे हैं आप आर्बिट्रेशन में, मीडिएशन में, राइट। तो क्या हम क्या चाहते हैं, क्योंकि लिटिगेशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, बिजनेस मैटर्स बहुत है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसके से मैटर्स भी बहुत है, डिस्प्यूट्स भी बहुत है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पहले नेगोशिएशन के लिए जाते हैं। नेगोशिएशन फेल हो गया, तो उस केस में आप फाइनली बंदों को अपॉइंट करते हो, या फिर लिटिगेशन के लिए कोर्ट में जाते हो, ट्रायल स्टार्ट करते हो, और यहाँ पर आप एडीआर का सहारा लेते हो, लिटिगेशन का सहारा लेते हो, ठीक है। इसलिए हमने बोला है मोर फॉर्मल है, क्योंकि नेगोशिएशन तुम अपने आप करते हो बिना किसी को अपॉइंट करे, राइट। एंड ये कहीं लिखित में नहीं होता कि आप नेगोशिएशन में जा रहे हो, ए और बी आर गोइंग इनटू नेगोशिएशन। हालांकि ये मीडिएशन और आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन में लिखित फॉर्मेट में होता है कि तुम किस किस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जा रहे हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन से दो पार्टी से कौन सा डिस्प्यूट है, कब वो तुमने डीड साइन करी है, राइट। वो चीजें आती हैं, बट एक चीज इसमें नहीं आती, ओके। तो नेगोशिएशन ऑफ कोर्स बहुत इनफॉर्मल है, एंड लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन। आर्बिट्रेशन जो होता है ना, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे सीबीएसई में, इफ यू प्रिपेयरिंग अगेन फॉर लीगल स्टडीज फॉर योर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, तो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है आर्बिट्रेशन, राइट। आर्बिट्रेशन के बारे में इतना बड़ा तुम्हें लिखने को आ जाएगा, ठीक है, कि उसका प्रोसेस क्या होता है पूरे के पूरा आर्बिट्रेशन का, ठीक है। अब क्या होता है, ये बहुत फॉर्मल प्रोसीजर होता है, राइट, कि मैंने आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट लिया, मैंने दूसरी पहली पार्टी को नोटिफाई करा, हमने एक अग्रीमेंट लिखा, हमने अपॉइंट करा, हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन, राइट। एंड देन फाइनली उन्होंने इंटरिम रिलीफ दिया, या फिर अपने स्टेयर डिसाइसिस, वो सब तो हमने देखा, ठीक है। ये क्या है, ये गैन बहुत इनफॉर्मल तरीके का है, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं होता फॉर्मेलिटीज जितनी आर्बिट्रेशन में होती है, राइट। अनलेस लिटिगेशन and similar to arbitration, mediation is relatively inexpensive, fast, confidential, further, ठीक है, ठीक है, and nature of the award। देखो तुम बात करते हो ना कि आर्बिट्रेशन में हमने बात करी थी कि जो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर का जो जजमेंट होता है, राइट, वो ना एक कोर्ट डिग्री के बराबर होता है। तो फिर उस केस में क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है पार्टीज पर। लेकिन मीडिएशन में ऐसा नहीं होता, मीडिएशन का जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता। आपने मीडिएशन ले लिया, राइट, आप फाइनली कोई डिस्प्यूट पर आप उतर आए, एक सॉरी एक सोल्यूशन पर आप उतर आए, वो बाइंडिंग नहीं रहेगा, उसको जाकर आप अपील कर सकते हो। बट अगेन, अगर मेरे पास एक मीडिएशन की अथॉरिटी है, उधर से आप ऊपर जाकर अपील नहीं कर सकते, यू नीड टू गो ऑफ कोर्स समवेयर एल्स, राइट। नाउ यू कैन आइदर टेक सॉर्ट टू आइदर आर्बिट्रेशन, या फिर लिटिगेशन के पास करने चले जाओ, किसी ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ, बट ऑफ कोर्स एक हायर अथॉरिटी नहीं है, वो हायरार्की नहीं है जो लिटिगेशन में होती है, कि लोअर कोर्ट से देन आप हाई कोर्ट चले जाओ, देन सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर इन केस ऑफ मीडिएशन, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज द जजमेंट इज नॉट ऑफ कोर्स बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ओके। दूसरा है, ये सिमिलर बाइंडिंग वाला बात हो गई कवर। अब देखो, मीडिएशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मेजरली क्या होता है, यही कैटेगरीज होती है मीडिएशन की। यार, पार्टी एक आता है, दो पार्टीज होती हैं, एक बंदा बाहर से होता है और वो चीजों को देखता है, वो बोलना स्टार्ट करता है कि यार ए और बी मीडिएट कर रहे हैं, ए अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो फिर ए सुनने को तैयार नहीं है बी का, तो वो जो पार्टी अब आई है ना मीडिएटर, वो बोलेगी तुम बी का भी सुनो, बी की भी प्रॉब्लम सुनो। बी को वो बोलेगा कि यार तुम ए की भी प्रॉब्लम को समझो, तुम कुछ ऐसे सोल्यूशन पर आओ जिसमें दोनों का ही फायदा हो, या फिर दोनों का नुकसान कम से कम हो, राइट। वो सारी चीजें आएंगी इधर, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बंदा खुद जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ वेरिएंट्स होते हैं जहां पर वो खुद भी जजमेंट डिलीवर कर देता है। इवेल्युएटिव मीडिएशन, वो क्या करता है, चीजों को इवेल्युएट करता है, जैसे नाम से इवेल्युएट, ये मेरे को बहुत सेंस से नहीं बनाता है वाली चीज। इवेल्युएटिव, फैसिलिटेटिव मीडिएशन, ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, ऑनलाइन मीडिएशन, ये तो नीड ऑफ एन आवर है, ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। मैं बताती हूँ कैसे। कभी कभार क्या होता है, अगर दो पार्टीज हैं, वो मीडिएट कर रही हैं एक दूसरे से, कोई थर्ड पार्टी है ऑफकोर्स, वो जो मीडिएट करवा रही है मीडिएटर, जब उसे लगता है कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व ही नहीं हो रही है, दोनों सोल्यूशन पर उतर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को खुद सोल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, तो इस केस में मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन बन जाता है, बिकॉज मीडिएशन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बंदा मीडिएट कर रहा था, वो अपने आप को कन्वर्ट करके एक आर्बिट्रेटर बन जाता है, और वो कुछ जजमेंटों को डिलीवर कर देता है जो बाइंडिंग होता है पार्टीज में,
राइट। ये एक वेरिएंट होता है मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन। कभी कभार क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो फिजिकली एक साथ मिल नहीं सकती, तो वो ऑनलाइन ही एक दूसरे से बात करती है। और मेजरली अगर तुम बात करो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आजकल के बहुत बहुत डिमांडिंग फील्ड्स है लॉ की, ल्यूक्रेटिव भी है ना, डिमांडिंग भी बहुत है। अलग अलग जगह से, बिकॉज कंट्रीज डिफरेंट है, तुम लोग अलग लोकेशंस में रह रहे हो, दोनों के टाइम अलग है, दोनों मिल नहीं सकते दूसरे से, तो ऑनलाइन बैठकर भी मीडिएशन कर सकते हो, ठीक है। फैसिलिटेटेड मीडिएशन में जिस कॉन्वर्सेशन को फैसिलिटेट कर रहे हो, राइट, इसराइल एंड गाजा, इसराइल और पैलेस्टीन का था, कतर ने बस मीडिएट करा, फैसिलिटेट करा कॉन्वर्सेशन। इवेल्युएटिव में थोड़ा और डीपली जाते हो, आपने उनकी कॉन्वर्सेशन को तो अलाउ करा, बट आपने हेल्प करा ये देखने में कि यार इवेल्युएट करी चीजों को, उनके राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है इनका व्यू पॉइंट है। हाँ, तुमने उसका स्ट्रेंथ देखा, वीकनेसेस देखा, और ईच एंड एवरी आर्गुमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट देन हमने इवेल्युएशन स्टार्ट कर दिया, देन हमने ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन कर दिया, जहां पर अगेन यू आर इंकरेजिंग कॉन्वर्सेशन, यू आर इंकरेजिंग डेलिब्रेशन, यू आर अलाउइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यू आर मेकिंग और यू आर टेकिंग पर्सपेक्टिव टेकिंग प्रोसेस, राइट। तो एक माइक्रो फोकस, अगेन माइक्रो मतलब छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू, यू आर सिफ्टिंग थ्रू ऑल द डिटेल्स, राइट, एंड ऑफ कोर्स दीज थिंग्स। अब इतना नहीं होता ये कि यार तुम मीडिएशन के लिए जा रहे हो कि तुम कौन सा मीडिएशन चुनोगे, मेजरली जो सेंस पर आता है ना लास्ट टू ही है, सीबीएसई के क्वेश्चंस पे आते हैं, क्लैट में ऐसे नहीं आते। क्लैट में तुम्हें पैसेज भी देंगे ना, वो आर्बिट्रेशन मीडिएशन पर ही देंगे या फिर कंसिलिएशन दे देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू ऑफ कोर्स दिस वन कि ट्रांसफॉर्मेटिव फैसिलिटेटिव इवैल्यूएटिव पहचानो, दिस इज नॉट गोइंग टू कम। प्रोसेस ऑफ मीडिएशन, भाई कैसे होता है मीडिएशन, न्यूट्रल थर्ड पार्टी को आप अपॉइंट करते हो ताकि वो फैसिलिटेट करे, राइट, मेजर चीज फैसिलिटेटिव मीडिएशन ही होती है, राइट, एक मीडिएटर अपॉइंट होता है। क्या होता है, ये बेसिकली तीन चीजों में होता है, एक होता है प्री लिटिगेशन मीडिएशन, राइट, एक होता है आपका कोर्ट रेफरल, राइट, एंड नेक्स्ट वन इज एट द एपीलेट स्टेज। मीडिएशन को कभी भी कर सकते हो, मीडिएशन को लिटिगेशन में जाने से पहले कर सकते हो, लिटिगेशन के टाइम पर कर सकते हो, या फिर लिटिगेशन के बाद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, parties may agree to resolve the claims through a pre-agreed mediation agreement without initiating the formal judicial proceedings। आपका litigation start नहीं हुआ है, बट लिटिगेशन स्टार्ट होने से पहले आप मीडिएशन कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप एडीआर जब ले रहे हो ना, जब आप एडीआर सोच ही लिया कि मेरे को एडीआर से डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आप ऐसा सोच कर बैठे हो कि मैं पहले मीडिएशन कर लेता हूँ और अगर मीडिएशन फेल हो जाए तो फिर मैं लिटिगेशन कर लूंगा, तो इस केस में तुम कर सकते हो ऐसा, लिटिगेशन में जाने से पहले तुम मीडिएशन के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये किसी भी लॉ से गवर्न नहीं है कंट्री में, बट ये अलाउड है। मीडिएशन का ऑफ कोर्स कोई पर्टिकुलर लॉ भी नहीं है, जैसे तुम्हारे पास आर्बिट्रेशन मीडिएशन एक्ट है, मीडिएशन का बस एक पर्टिकुलर लॉ में मेंशन है बहुत थोड़ा सा, कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में मीडिएशन का जिक्र है, ऑफ कोर्स अदरवाइज इसका कोई एक्ट नहीं, कोई स्टैट्यूट नहीं है। Parties may agree to mediate at the beginning of the formal court proceedings, popularly known as court referrals, right? And this is governed by Section 89 of the CPC. Of course, one of the most popular sections for ADR, जो हमने पढ़ा भी था in the first video. If you haven't watched the first video till now, then I would suggest go back to this particular video, the very first part of ADR, then come back to this particular video, because then only it is going to connect the dots and make some sense to you guys. Okay? तो ये अगर क्या हो रहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले या कोर्ट प्रोसीडिंग के साथ साथ तो मीडिएशन कर सकते हो, राइट, क्योंकि मीडिएशन ऑफ कोर्स इतना डिले नहीं होता प्रोसेस में, और वो जल्दी खत्म भी हो जाता है, और ऑफ कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा तो कोर्ट से तो तुम विड्रॉ कर ही लोगे ना वो चीजों को, so in that case you can go for mediation also in that case as well। otherwise if you have already taken the court proceedings, if you're not satisfied with the court proceedings, also you can go for mediation। ठीक है, अब उस केस में अपील मत करना कि मैंने लो कोर्ट में मीडिएट करने, लो कोर्ट में मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करी और मेरे वो जजमेंट फेवरेबल नहीं था, राइट, उसके बाद तो हाई कोर्ट चले गए, ऐसा ना करना, तो मीडिएशन के लिए चले जाना, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दीज थ्री मेथड्स आर ways by which mediation can be triggered, right, and we've already studied those। pre-litigation mediation, we have court reference, and then we have appellate stage. Appellate stage is when you are to appeal in some other court when you're not satisfied with the judgment of the primary court where you went, where you had gone to, okay। यूजुअली देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्प्यूट होते हैं, राइट, मैट्रामोनियल शादी से रिलेटेड डिस्प्यूट, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड डिस्प्यूट, नेबरहुड की ईजमेंटरी राइट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, इस केस में तुम मीडिएशन के लिए जाते हो। कंज्यूमर के लिए मैं एक सेपरेट मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं पूरा का पूरा एक्ट कवर करूंगी, कुछ पर्टिकुलर तुम्हारे एक्ट्स लॉज वगैरह हैं जो बहुत सेंस बनाते हैं, उसको भी मैं कवर करूंगी। ईजमेंटरी राइट्स में ना क्या होता है, ईजमेंटरी राइट्स इज समथिंग लाइक ए और बी एक साथ है, राइट, एंड ये रिवर है,
इनफैक्ट क्या है, ए और बी के घर एक साथ बने हुए लाइन से, एंड जो सी है, सी को बी के घर जाना है, कोई जगह नहीं है उधर जाने की, और वो इधर ही खड़ा हुआ है, एंड द रीजन इज वेरी फार अवे फ्रॉम वेयर एक्चुअली कैन एंटर। सो उधर ऑफकोर्स फ्लड आया हुआ है, एरिया ब्लॉकेड हुआ पड़ा है। मैंने काफी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दी, ऐसा नहीं होता हर टाइम ये एरिया ब्लॉकेडेड है। ओके, एंड सी वांट्स टू गो टू बीज प्लेस। इन दैट केस सी नीड्स टू आस्क ए, or in fact A, who is the owner of this particular property, has to give permission to C whether he can come to his property and via his property can go to B। ओके, उसको पहले ए की क्रॉस करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, तभी वो बी के पास जाएगा। दैट इज ईजमेंट्री। और ईजमेंट्री राइट्स में पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक आते हैं, मॉक्स में भी देखने को मिलता है इसमें। तुम्हारे सर्वियंट ओनर के राइट्स, तुम्हारे डोमिनेंट ओनर के राइट्स, ये सब देखने को मिलता है, राइट। एंड इसको कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तुम्हारा एफकॉन्स इंटरनेशनल केस वर्सेस चेरियन वाकई कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसमें बोल दिया था सीधा सीधा, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस, केस अगेंस्ट स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पीपल, जैसे माइनर्स हो गए, मेंटली चैलेंज हो गए, इन्हें मीडिएशन नहीं चलता है। ठीक है, ऑफकोर्स वो क्रिमिनल केस है, कोई रेप का मामला है, कोई मर्डर का मामला है, ऑफकोर्स यू कांट गो फॉर मीडिएशन इन दैट केस, राइट, यू हैव टू गो फॉर लिटिगेशन। इन दैट केस इलेक्शन डिस्प्यूट्स में माना जाता है कि जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट हुआ है, या तो रिगिंग हुई है इलेक्शन की, या फिर किसी ने टैंपर करने की कोशिश करा है वोट्स को, तो तुम उसके कंसर्न हाई कोर्ट के पास जाते हो। ये डायरेक्टिव में भी मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये स्टैट्यूटरी एक्ट्स में भी मेंशन्ड है। ओके, एंड देन तुम माइनर्स, मेंटली चैलेंज वाले लोगों का तो मीडिएशन में कवर्ड ही नहीं है चीज। ठीक है, एक और चीज मैंने आई थिंक स्किप कर दी थी इधर, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन। ये जब होता है ना कि तुम्हारे पहले मीडिएटर होता है, देन वो आर्बिट्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो चीज है तुम्हारी, ये सिविल मैटर्स में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट, राइट, एंड वेयर द रूल्स ऑफ एविडेंस और jurisdiction आर नॉट इन डिस्प्यूट, राइट, एंड इट रिसेम्बल्स इन सम रिस्पेक्ट्स क्रिमिनल plea bargaining and confusion judicial procedure, right, wherein the judge also plays the role of the prosecutor। Confucian, he was one of the most popular legal philosophers in China। उसकी यही फिलोसॉफी थी कि जैसे ही जुडिशियल सिस्टम चले, जैसे गवर्नमेंट सिस्टम चले, वो डिग्निटी, वो इंटेग्रिटी, वो मोरालिटी, वो हर चीजों को ध्यान में रखकर चले, बहुत साफ सुथरा जुडिशियल प्रोसीजर हो। उसका कहने का मतलब ये था। तो नॉर्मली इन मैटर्स में, राइट, नॉर्मली अगेन क्रिमिनल प्ली बार्गेनिंग में तुम्हारे थोड़े थोड़े वो जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, राइट, कि तो उसमें तुम जहाँ पर एंड फैक्ट बार्गेनिंग का मतलब ही होता है कि तुम चीजों को कम करते हो। हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक जो आपकी क्लास 11th में है लीगल स्टडीज में, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कम करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रेन में चढ़ गए हो बिना टिकट के, अब उस केस में क्या होगा, आपको फाइन भरने को बोला जाएगा, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि तुम जेल चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े हो। ऐसे नहीं होता। दीज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वेयर रादर देन गोइंग टू अ प्रिजन, you can just go off by giving some money, right, or by giving just paying some fine। that is not as compoundable offense। compoundable offense में usually देखा जाता है कि मीडिएशन में, आर्बिट्रेशन में टर्न हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो केसेस है ना तुम्हारे रेप, मर्डर एंड ऑल, ये कंपाउंडेबल नहीं होते, तो किसी बहुत हीनस ऑफेंसेस होते हैं। कंपाउंडेबल नहीं होते, वो छोटी मोटी चीजें होती है ना, तो बस में चढ़ गए बिना टिकट के, राइट, तुम्हें हेलमेट नहीं पहना, ऑल दीज आर व्हाट यू जस्ट नीड टू पे सम फाइन एंड देन यू कैन जस्ट गो ऑफ। ओके, दिस इज द थिंग। कंसिलिएशन, अगेन कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में मेंशन है, तो प्रॉपर स्टैट्यूट इसका बना हुआ है। कंसिलिएशन ऑफ कोर्स सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन, इसका मतलब है एक्ट में, बट ऑफ कोर्स ये तो हर सारी चीजें होती हैं जो एडीआर में मेंशन होती हैं। कंसिलेटर अपॉइंट करते हो, राइट, एंड कंसिलेटर क्या होता है, इंटरवीनियस का काम करता है वो, ठीक है। वो क्या करता है, वो तुमको, कंसिलेटर मे बी इंटरवेंशनिस्ट, ओके, वो तुमको पोटेंशियल सोल्यूशंस दे देता है प्रॉब्लम में, लेकिन वो मीडिएटर काम नहीं करता, राइट। मीडिएटर कभी तुम्हें सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता, बट हाँ, कंसिलिएटर तुम्हें हमेशा सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देता है। अब क्या हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इनफैक्ट तुम्हारा कंसिलेशन इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी से ग्रस्त नहीं है जितना आर्बिट्रेशन है। अब ये बात होती है कि आर्बिट्रेशन का जजमेंट होता है ना, वो बाइंडिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिग्री, मतलब जो उसने अवार्ड, या मतलब जो उसने डिसीजन दिया है, वो इक्विवेलेंट होता है किसी कोर्ट के ऑर्डर के, ठीक है, इसलिए वो बाइंडिंग होता है। अब क्या हुआ था शुरुआत में, जब भी कंसिलेशन आया था ना, जब एक्ट बना था, कंसिलिएशन मीडिएशन की तरह बाइंडिंग नहीं होता था, राइट, इसका भी इक्विवेलेंसी नहीं होती थी किसी कोर्ट के ऑर्डर के बराबर, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर केस हुआ विच इज हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो डिग्री है ये इन्फोर्सिएबल बन गई, और कंसिलिएशन भी उसके बाद से एक बाइंडिंग जजमेंट
के अनुसार ट्रीट करने लगा। ठीक है, ट्रीट होने लगा। ठीक है, इसका भी जो इक्विवेलेंसी है वो एक कोर्ट ऑर्डर की तरह बन गया, ये भी बाइंडिंग हो गया, जैसे आर्बिट्रेशन। हाउएवर मीडिएशन का स्टेटस अभी भी ऐसा ही है कि वो बाइंडिंग नहीं है। ओके, एंड ऑफ कोर्स जो बिल्कुल सेम तरीका होता है, जैसे आर्बिट्रेशन में आप एक रिटन अग्रीमेंट को बनाते हो पार्टीज के साथ, वही सेम तरीका आपका कंसिलिएटर में भी होता है, कंसिलिएशन में भी होता है। कंसिलिएटर को अपॉइंट करते हो जो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। इनफैक्ट किसी भी एडीआर के प्रोसेस के लिए जा रहे हो, आप एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते ही करते हो, ऑफकोर्स वो बायसनेस आ जाएगी नहीं। Okay. अब तुमने हमने ये सब पढ़ लिया कि जो कंसिलिएशन है, कंसिलिएशन आपका मेंशन्ड है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। अमेंडमेंट्स हुए बहुत सारे, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 2015 आ गया है अब तो। खैर, जब हमने बात करी थी कि इंटरिम रिलीफ फॉरेन सीडेड आर्बिट्रेशन में, बैल्को वर्सेस काइजर वाला केस में बात करी थी, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947 में भी मेंशन्ड है। इससे बेसिकली तुम्हारे ट्रेड यूनियन और वर्कर्स के बारे में, इंडस्ट्रीज को क्या क्या आई वुड से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं लेबर से रिलेटेड, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। ओके, अब आते हैं लोक अदालत। लोक अदालत भी एक चीज है। ये लोक अदालत इतनी अच्छी लग गई लोगों को, मतलब इतने काम आने लगी, तो इसका नाम हो गया परमानेंट लोक अदालत। जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ना फ्री लीगल एड में, फ्री लीगल एड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लैट के लिए, जैसे तुम्हारा टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस केस में चीजें कि यार अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बट स्टिल यू आर इन डिस्प्यूट विद समवन एंड स्टिल यू वांट टू गो फॉर लिटिगेशन, इन दैट केस मैटर्स कुड इजीली बी सॉल्व्ड वाया द स्टेट, बिकॉज स्टेट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉयर सो दैट यू कुड बी डिफेंडेड अगेंस्ट। ओके, ये चीजें आती हैं कि यार तुम्हारा आर्टिकल 39 है, जब हम बात करते हैं फ्री लीगल एड, तो फ्री लीगल एड के बारे में तुम क्या बोलते हो कि तुमको एक फ्री लॉयर मिल जाएगा, राइट, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझे, जो तुम्हारे मैटर को सॉल्व करे, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज फ्री लीगल एड। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे लॉयर की फीस नहीं होगी, तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, उसकी जो भी फीस होगी, वो सब क्या होगा, कोर्ट उठाएगा, वो सब गवर्नमेंट उठाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट आपको दे रही है ना, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपकी इनकम अगर 9,000 तक है या 9,000 के विदिन है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट लीगल एड कमिटी से हेल्प ले सकते हो। 12,000 पर एनम से कम है तो आप सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी से हेल्प ले सकते हो। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। इनफैक्ट जो मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, हो सकता है वो थोड़े पुराने, बट ये चेंज होते रहते हैं इन्फ्लेशन के साथ साथ, बहुत सारी रिविजन ऑफ सैलरीज के साथ साथ। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे पास हमेशा ना पंचायत होती थी एंशियंट टाइम्स में, राइट, ऑफ कोर्स तुम्हारे 5 लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे लोगों के, एंड उसको हम न्याय पंचायत भी बोलते थे, बिकॉज जो भी डिस्प्यूट हो ना, मान लो तुमने देखा होगा सीरियल्स में, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का डिस्प्यूट है गांव में, कोई औरत सफर कर रही है, तो उस केस में तुम्हारे पास जो पंचायत है ना, वो ओनस लेगी, ओनस मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इसको सॉल्व करे, अब वो न्याय प्रोवाइड करेगी उस वुमन को, यानी जस्टिस प्रोवाइड करेगी, इसलिए उसको न्याय पंचायत बोलते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व हुआ और हमने इसको थोड़ा मॉडर्न आई वुड से सेटअप में भी इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, राइट, इस और हम लाए लोक अदालत। अब इसका कॉम्पोजिशन लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये पर्टिकुलर पीस ऑफ ये इंफॉर्मेशन अगर ये न्यूज में है, अगर न्यूज पीसेस में दिख रही है, तो इन दैट केस यू शुड नो द कॉम्पोजिशन। बट इफ यू टॉक अबाउट इट अदरवाइज, देर इज नो नीड टू लर्न द कॉम्पोजिशन, बिकॉज पैसेज में मेंशन होगा, बस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, देखो इसको, तो तुम्हारा एक सिटिंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो, सच एज अ चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सन, एक लॉयर हो, एक सोशल वर्कर हो। सोशल वर्कर ऑफ कोर्स तुम्हें ग्राउंड की रियलिटी पता चलेगी अगर तुम एक सोशल वर्कर को इनकॉर्पोरेट कर। एंड ऑफ कोर्स रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, तुम किसी को भी ले रहे हो, वो चीजें मेंशन एक्ट में कि तुम हाई कोर्ट वाले से उठा रहे हो, तुम सुप्रीम कोर्ट वाले से उठा रहे हो, इट्स ऑलवेज मेंशन। तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई चीज होता है ना, सिविल या फिर कंपाउंडेबल क्रिमिनल, मैंने आपको कंपाउंडेबल का मतलब बता दिया है क्या होता है, राइट, एंड सिविल, ये दोनों चीजों में क्या होता है, तुम्हारे जो मैटर्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहता है कि तुम एक लोक अदालत के पास जाओ। इनफैक्ट वुमेन का जो भी होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, ये चीजें इतनी वो होती है ना, इतनी लूज होती हैं, राइट, इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं लीगल सिस्टम में, कि यार अगर किसी कॉमन मैन को लीगल सिस्टम का मतलब पता नहीं चल रहा है, फिर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, if that person is not able to make out the heads and toes of that, in that case still the person feels very comfortable, because people बहुत comfortable होते हैं। आप एक लॉयर है आपके पास, आप एक सोशल वर्कर है जिसको पता है कि यार ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्या चीजें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, तो प्रेशर नहीं होता कि आपको लीगल सिस्टम के बारे में बताओ। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में बात करो इतना नहीं होता, बट थोड़ा सा हायर लेवल पे पहुंच जाते हो, राइट, बहुत प्रोफेशनल सोफिस्टिकेटेड लेवल पे पहुंच जाते हो। बट लोक अदालत इज समथिंग विच मेक्स पीपल और विच मेक्स both the victims as well as the accused person very very comfortable with the surroundings. Okay, Lok Adalat has a jurisdiction to settle any matter pending before any court, as well as the matters at pre-litigative stage.
Example, disputes which have not yet been formally instituted in the court of law. Of course, तुम litigation से पहले इसको ले रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, कोई भी मैटर तो किसी भी कोर्ट के सामने, किसी भी अथॉरिटी के सामने सब जुडिस चल रहा है, फिर भी तुम इस मैटर को लोक अदालत में ला सकते हो। सब जुडिस का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन मैक्सिम होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर मैटर जो होता है वो पेंडिंग चल रहा है किसी ऑलरेडी किसी कोर्ट अथॉरिटी के बाद। जैसे मैं बात करती हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई कंप्लेन करनी है मुझे, मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेन करनी है कि इस सिविल सर्वेंट ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करा है। लेकिन वो पर्टिकुलर कंप्लेन मैं ऑलरेडी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने कर चुकी हूँ, या फिर ऑलरेडी मैं किसी ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल के सामने कर चुकी हूँ। इन दैट केस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रादर, जिसके पास मैंने बाद में कंप्लेन लेकर आई हूँ, वो इस कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है किसी और बॉडी के सामने। दैट इज नोन एज सब जुडिस व्हेन मैटर इज पेंडिंग बिफोर सम अथॉरिटी। इन दैट केस इन ऑफ लोक अदालत, इफ दिस पर्टिकुलर मैटर इज पेंडिंग बिफोर सम अदर अथॉरिटी ऑफ लॉ or maybe some other authority, so in that case lok adalat would be allowed to entertain this particular issue, unlike तुम्हारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर बहुत सारे तुम्हारे ये है माइनॉरिटीज कमीशन, विमेन कमीशन, ये भी नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स सबका एक अपना अपना प्रोसीजर होता है। इनफैक्ट कोई मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है तो तुम ऑलरेडी इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, तुम्हें हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ऑफकोर्स बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है, तो उसमें सब चलता है। कोई कोर्ट फी नहीं लगानी होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होता प्रोसीजरल लॉ से। इनफैक्ट क्योंकि लोगों को इतनी अच्छी लगी ना, पहले क्या होती थी, इससे कॉन्स्टिट्यूट होती थी कि जब जब इसकी जरूरत है तब तक आपकी लोक अदालत बन गई। अब वो क्या होता है, परमानेंट बन गया, वो लोक अदालत ऑलवेज स्टैब्लिश्ड है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा इजी मतलब से समझाऊं। मान लो हाई कोर्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन जब भी हमें दिक्कत होती है हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। आप वो बेंचेस लेकर आ जाते हो, मेरा मैटर थोड़ा सा नॉर्मल सा मैटर है, हमने डिवीजन बेंच लेकर आए हो, दो जजेस है उसके अंदर, एंड वो मैटर को सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो। राइट। अब क्या है इस केस में, ये पहले परमानेंट नहीं थी। कोई डिस्प्यूट है तभी बनती थी, तभी आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को ढूंढ कर लाते थे, तभी आप किसी लॉयर को ढूंढ कर आते थे, तभी आप किसी सोशल वर्कर को ढूंढ कर आते थे। लेकिन अब जब ये परमानेंट बन चुकी है, ऑलरेडी आपके पास एक जुडिशियल ऑफिसर प्लेस में है, ऑलरेडी आपके पास एक लॉयर प्लेस में है, ऑलरेडी आपके पास एक सोशल वर्कर प्लेस में है। एंड ये सब्सिक्वेंट आपके जो अमेंडमेंट्स होते हैं 2002 में, स्पेशली लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में, जहां पर फ्री लीगल एड मिलता है आपको, ये चीज बनाई गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होते हैं। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब जो स्टेट प्रोवाइड करती है लोगों की यूटिलिटी के लिए, जैसे वाटर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ऑफ कोर्स हेल्थ एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन वो स्टेट प्रोवाइड नहीं करती अगर तुम प्राइवेट स्कूल्स में देखो, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्रोवाइड करती है ना। एंड सम और द अदर पार्ट अगर तुम उसको देखोगे तो majority of the population of the country is benefiting from that. And if I won't say benefiting, I can say is getting something out of it, right? Something out of the government services that the government is providing. So in that case, if any dispute arises in that situation, in that particular government वाला ही sector, तुम परमानेंट लोक अदालत के पास जा सकते हो, इट वुड बी रेडी टू एंटरटेन दैट इशू। राइट, क्योंकि अच्छा होगा तो परमानेंट बना दिया इसको। डिसीजन इसका बाइंडिंग है, माना कि ये सीआरपीसी या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट से कोई भी बाउंड नहीं है, लेकिन इसका डिसीजन बाइंडिंग रहता है। पहला लोक अदालत, रिमेंबर फॉर योर स्टैटिक जीके, was held on March 14th, 1982 at Junagadh in Gujarat. Remember Junagadh in Gujarat was held लिखा है, was constituted नहीं लिखा, या फिर was formed नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पहले परमानेंट नहीं था, बट अब वो परमानेंट है। पहले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट होता था, फिर वो हट जाता था जैसे मैटर सॉल्व हो गया। ओके, तो तुम्हारे दूसरा आता है ओम्बड्समैन। अब ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, एक स्वीडिश वर्ड है ओम्बड्समैन, जिसका मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या हो, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी बैंकिंग सर्विस से नाराज हो, तुमने बैंक में बोला कि यार ओके, मैंने अपना सिबिल स्कोर जनरेट करा, मेरे सिबिल स्कोर में कोई इनएक्यूरेसी आ रही है। व्हाट इज सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर इज समथिंग दैट इज जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट साइट्स, जहां पर आपकी चीजें मेंशन होती हैं, तो कि तुमने, तुम्हारे पास कितने लोन्स हैं, तुम्हारा कितना क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है, तुम्हारा कितना डेबिट कार्ड है, व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस, योर व्हाट आर अदर थिंग्स रिलेटेड टू योर बैंक, हाउ मेनी ईएमआईज आर पेंडिंग, एक्सेट्रा। मैंने अपना सिबिल स्कोर जनरेट करा, मैंने देखा कि यार कोई दिक्कत चल रही है, कोई इनएक्यूरेसी चल रही है, कुछ ना गलत आ रहा है मेरे सिबिल स्कोर में। ये क्रेडिट कार्ड तो या फिर ये पर्टिकुलर कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं, और ये पता नहीं दिखा रहा है मुझे। आप क्या करोगे? आप अगर इससे डिससेटिस्फाइड हो, आप जाओगे ओम्बड्समैन के पास। ओम्बड्समैन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या करता है, ये कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है। ग्रीवेंसेस क्या होता है? वही तुम्हारे जो छोटे मोटे, नॉट छोटे मोटे, इट कुड बी छोटे मोटे ऑल्सो, इट कुड बी बिग ऑल्सो, जो भी दिक्कतें होती हैं, राइट, वो सॉल्व करता है कंज्यूमर से रिलेटेड। राइट, आप इसके पास जाओ, इसके पास कंप्लेन करो कि मेरे सिविल में ये दिखा रहा है, वो मेरा पर्टिकुलर बैंक नहीं सुन रहा, मेरा पर्टिकुलर बैंक मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है,
तो कोई भी दिक्कत हो आप सॉल्व कर दो। या तो तुम पहले बैंक के पास जाओ अपनी की वो चीज को सॉल्व करो, बट अगर वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसको आरबीआई रन करता है, तो इस केस में बैंकिंग ombudsman इसको सॉल्व कर देगा। या फिर इनफैक्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तुमने इंश्योरेंस की ईएमआई पे कर दी है, बट तुम्हें जब उसकी नीड है तो उसका अमाउंट नहीं निकल रहा है, राइट, वो डिसबर्स नहीं हो रहा है, इन दैट केस अगेन इफ यू आर पर्टिकुलर, जो इंश्योरेंस वाली अथॉरिटी वो नहीं सुन रही, तुम इंश्योरेंस ombudsman के पास चले जाओ, राइट। तुम्हारे टैक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी बट अब तक तुम्हें अमाउंट वो वापस नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया, तुम क्या, चलो टैक्सेशन ombudsman के पास चले जाओ, ठीक है। ओम्बड्समैन का मतलब है क्या होता है, हर एक एक सेक्टर के लिए ओम्बड्समैन बनाया गवर्नमेंट ने। सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, राइट, सीवीओ, जो संथाराम कमीशन से बना था। संथाराम कमीशन 1962-64 में हुआ था सेटअप। रिमेंबर दिस फॉर योर क्लैट की जीके, इवन फॉर एलिट, बिकॉज उसमें ना थोड़ा स्टैटिक वगैरह बहुत आता है, तो इसको स्टैटिक के लिए रिमेंबर कर लो, यूर पॉइंट्स के लिए। चाहे वो किसी ने भी कमिट करा हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस बॉडी हो, चाहे वो कुछ भी प्राइवेट बॉडी हो, पब्लिक बॉडी हो, गवर्नमेंट वुड बी रेडी टू लिसन टू इट, ओके। ठीक है, तुम्हारा बैंक इंश्योरेंस और ओम्बड्समैन इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है बुक में, राइट। तुम्हारा 2006 में वो स्कीम आई थी, 2017 में अमेंडमेंट हुआ, अब तो इनफैक्ट 2021 में भी उसका अमेंडमेंट हो गया। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है जब तुम इसको फाइल करते हो। तुम उसमें देखते हो कि यार लैंग्वेज, तुम हिंदी चूज करो, तुम इंग्लिश चूज करो, कोई भी और लैंग्वेज चूज करो जो एड्स के रूल मेंशन, ऑफ कोर्स 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इजीली तुम चीजों को फाइल करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, अपना नाम लिखते हो, ओटीपीज आते हैं, राइट, बहुत ईजी उसका होता है। इंश्योरेंस ombudsman इज ऑल्सो वन ऑफ द दोज थिंग्स। अब क्या होता है, क्योंकि आउटसाइड अथॉरिटी होती है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अच्छे से इंक्वायरी कर सकती है, राइट। उसको ये डर नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे से कुछ कर देगी या नहीं होगी, ऑफकोर्स रन बाय द आरबीआई, वेदर गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिक्कत कर रही है, चाहे वो कोई भी बैंक कर रहा है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट वुड बी देयर फॉर यू, ओके। सो last topic would be Lokpal and Lokayukta. So I think that I would be continuing with this topic in the coming class, okay? Because this topic is going to take time. Apart from that, I'm also thinking about clubbing this topic with tribunals from the very first chapter, because tribunals is also, you can consider, one of the parts of alternative dispute resolution only, and one of the most important parts as well. There are many people who do not know about tribunals, so I would be clubbing this topic of Lokpal, Lokayukta with tribunals only. Okay. So thank you for watching this particular video. If you've liked this particular video, do like, share, subscribe to my YouTube channel, comment as well. If you want any kind of improvements in my video, I would be very happy to incorporate those. Just comment. Apart from that, you can also check out my Instagram page, which is the BHQ Entrance Exam by Bakul Hanspal. Over there, you can DM if you have any doubts related to your mocks or related to your preparation, etc. And share my channel as well as my Insta page with all your dear class aspirant friends. Okay. Thank you so much. Bye.